जय हिंद दोस्तों। आज के सेशन में हम एक ऐसी टेक्निक, एक ऐसे एलिमेंट के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ 0.01% स्टूडेंट्स ही अपनी प्रिपरेशन में इन्वॉल्व करते होंगे। 99.99% बच्चे फॉर श्योर इस टेक्निक को नज़रअंदाज करते हैं, शायद उनको पता भी नहीं होता है कि ये टेक्निक लैकिंग है, ये इंटेग्रल एलिमेंट उनकी प्रिपरेशन में लैकिंग है। यही एक ऐसी चीज है जो कि एक किसी स्टूडेंट को टॉपर बनाती है। जो आप देखते हो ना कि स्टूडेंट्स अमंग द टॉपर आ रहे हैं या कंसिस्टेंट वे से अपनी क्लास में टॉपर रह रहे हैं, उसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत अच्छा रैंक उन्होंने हासिल किया है। यही एक टेक्निक है जो कि इंश्योर करती है कि वो कंसिस्टेंटली प्रोग्रेस करते रहें और अमंग द टॉपर्स आ जाएं। सो क्या है वो टेक्निक, उसको आज के सेशन में हम समझेंगे। हमने कुछ सेशंस में ये चीज़ें डिस्कस की हैं कि जब भी कोई स्टूडेंट किसी बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन एक सिस्टमेटिक वे से करता है तो कुछ एक इंपॉर्टेंट स्टेप्स क्या होते हैं कि पहले सिलेबस देखोगे, पैटर्न देखोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करोगे, ऐसे लोगों से इंटरेक्ट करोगे जिन्होंने ऑलरेडी रिसेंटली वो एग्जाम क्रैक किया हो। उसके अलावा अच्छे टीचर से इनपुट लोगे, फिर अपनी स्ट्रैटेजी फाइनलाइज करोगे, अपने रिसोर्सेज बुक्स फाइनलाइज करोगे। इसके बाद अच्छे से टाइम टेबल बनाओगे। टाइम टेबल के ऊपर भी मैंने ऑलरेडी सेशन बनाया हुआ कि फ्लेक्सिबल टाइम टेबल आपको कैसे बनाना है। एक रिजिड टाइम टेबल नहीं बनाना है, किसी को कॉपी नहीं करना है, एक अपना टाइम टेबल, कस्टमाइज टाइम टेबल बनाना है जिस तरह से मैंने आपको बताया था। उसके बाद उस टाइम टेबल के अंदर रिवीजन के स्लॉट्स भी रखोगे और उसके अलावा अपने बेसिक्स पे भी ध्यान दोगे, उनको स्ट्रॉन्ग करोगे, फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करोगे, प्रैक्टिस करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज दोगे। तो आप सोचोगे ये सब चीज़ें तो बहुत से स्टूडेंट करते हैं, 0.01% तो नहीं है, बहुत ज़्यादा हाई एक परसेंटेज है स्टूडेंट्स की जो ये सब चीज़ें फॉलो करती हैं। बिल्कुल सही। तो फ़र्क कहाँ आता है? फ़र्क एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट में आता है, वही अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो, जब आप एज अ स्टूडेंट किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वो अपने आप में ही एक बड़ा प्रोजेक्ट है, आपका कोई एम है। तो एक सिस्टमेटिक वे से आपको पूरी प्लानिंग करनी होती है। तो ये मैं एक सिस्टम डेजिग्नेट कर रहा हूं जिसमें आप खुद को समझ सकते हो। ये आपको बेसिकली आपका ब्रेन है और आपका एक एम है कि मुझे एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना है। अब इसके अंदर आप इनपुट डाल रहे हो और आउटपुट एक्सपेक्ट कर रहे हो, और फाइनल आउटपुट क्या एग्जाम एक्सपेक्ट करोगे कि मैं एग्जाम में सक्सेस हासिल करूं। इनपुट क्या है? स्ट्रेटेजी, जो आप स्ट्रेटेजी बनाओगे, आपके रिसोर्सेज, आपका टाइम टेबल जिसको आप टाइम मैनेजमेंट भी कह सकते हो, रिवीजन, प्रैक्टिस, ये सब की सब चीज़ें जो है वो आपके इनपुट्स हैं। इसके अलावा टेस्ट सीरीज के थ्रू भी आप प्रैक्टिस करोगे, वो भी इनपुट है। अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करोगे, वो भी इनपुट है। कई सारे आपके इंटेग्रल इनपुट होंगे जो कि मस्ट है। अब इसके बाद आउटपुट क्या होगा? मान लो अपने टाइम टेबल के अंदर अपने टारगेट्स बनाए हैं, तो टारगेट कंप्लीशन हो रहा है कि नहीं हो रहा वो आपको देखना पड़ेगा। उसके अलावा आपके जो टेस्ट सीरीज के अंदर परफॉर्मेंस है, क्लास में परफॉर्मेंस है, वो आपको देखनी है, वो एक आउटपुट है। उसके बाद कंटेंट रिटेंशन की बात कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे आप मान लो न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो तो उसमें आपका आउटपुट कैसा रह रहा है। तो बेसिकली ये सब चीजें आपकी आउटपुट हैं। अब देखो, कोई भी सिस्टम हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, कुछ भी हो, चाहे आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, चाहे किसी भी सेक्टर की हम बात कर लें, हर एक के अंदर कंसिस्टेंट प्रोग्रेस चाहिए। कंपटीशन हर फील्ड में इतना है कि हर चीज में कंसिस्टेंट प्रोग्रेस चाहिए। उसी तरह आपके भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको कंसिस्टेंट प्रोग्रेस चाहिए। तो बेसिकली आप कैसा आउटपुट चाहते हो? अगर ग्राफ के थ्रू हम समझे, अगर एक्स एक्सिस पे टाइम है और इधर आउटपुट हम लिख दें, अगर मान लो आपको पता है कि इस इंडस्ट्री में, इस सेक्टर में या इस एग्जाम के अंदर आपको अगर एक्सेल करना है, एक अच्छे लेवल पे पहुंचना है, इसमें सक्सेस हासिल करनी है, तो वो ये आउटपुट लेवल है जिसके ऊपर आपको हमेशा रहना होगा। अब आपने जब करना शुरू किया, मेहनत करनी शुरू की, इनपुट डालना शुरू किया, आउटपुट आ रहा है, तो आप देखते हो ओवर द टाइम ये ग्राफ पहले तो अच्छा राइज करता है, फिर उसके बाद इस तरह से हो जाता है और आपको लगता है ये चीज तो कहीं दूर ही है। अब कोई भी सिस्टम क्या इस तरह से इस लेवल तक पहुंच जाएगा कि आप सिर्फ इनपुट डाल रहे हो और आउटपुट ले रहे हो? इनपुट आप बहुत अच्छा डाल रहे हो, इसमें कोई डाउट नहीं है, मेहनत कर रहे हो, दिन रात मेहनत कर रहे हो, सारे एलिमेंट्स डाल रहे हो, बट आपको लग रहा है कि आउटपुट उस लेवल का नहीं आ रहा है। मैं मेहनत कर रहा हूं बट बात नहीं बन रही है। सो बेसिकली आपकी प्रिपरेशन में क्या मिसिंग है? सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट मिसिंग है जिसके बिना कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी सेक्टर सर्वाइव नहीं कर सकता, वो है फीडबैक मैकेनिज्म। इसका क्या मतलब हुआ
कि पीरियोडिकली अपने आउटपुट को एनालाइज करना, जिस पे वो आउटपुट इम्पैक्ट डाल रहा है उनसे रिव्यू लेना, उनसे फीडबैक लेना और देखना कि आउटपुट में किस किस चीज़ों में कमी है और उन कमियों को मैं कैसे एड्रेस कर सकता हूँ, कहाँ मेरे इनपुट में कमी है जिसकी वजह से उस आउटपुट में कमी आ रही है। एक इंडस्ट्री भी जब अपना एक फीडबैक लेती है, किससे लेती है? अपने कस्टमर से। कितनी बार फीडबैक लेते हैं कि आपको कैसा लगा कैसा नहीं लगा। वो फीडबैक इसीलिए लिया जाता है ताकि कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट होती रहे इनपुट में, सो दैट आउटपुट जो है वो इंप्रूव करता जाए। आपके केस में जब आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ रहा है, अफेक्ट कौन हो रहा है? आप खुद। तो जब तक आप खुद के साथ टाइम स्पेंड करके पीरियोडिक वे से हर महीने के बाद अपने साथ एक टाइम स्पेंड करके खुद का एक परफॉर्मेंस, एक आउटपुट एनालाइज नहीं करोगे, तब तक बात नहीं बनने वाली है। चाहे आपके टीचर जितने मर्जी अच्छे हों, बट उनके पास इतना टाइम नहीं होता है, ना उनको इतनी आपके अंदर की अंडरस्टैंडिंग होगी कि आप एग्जैक्टली लैग कहाँ कर रहे हो। मान लो आप किसी एग्जाम को दे के आए हो, उसमें फेलियर फेस किया है, तो उस टाइम अपने दिमाग में अननेसेसरी खिचड़ियां मत पकाओ। नोट डाउन करो एक पेपर के ऊपर कि कौन कौन से क्वेश्चन मेरे गलत हुए हैं, हर क्वेश्चन को एनालाइज करो, इसमें मैंने क्या गलती करी थी, क्या एक पॉइंट था जहां मैं लैग कर गया, उन सारी चीजों को नोट डाउन करो। उसके बाद चाहे आप अपने टीचर से पूछो कि मैंने एक एनालिसिस किया और मुझे ये चीजें लगी हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस में मैं गलती कर रहा हूं, कि आपका क्या इस पे एक ओपिनियन है, आप क्या एडवाइस करते हो। वो तो बात समझ आती है, बट आप फेलियर फेस कर रहे हो, जाके रो रहे हो अपने टीचर के पास, अपने घर वालों के पास कि मैंने तो इतनी मेहनत की, कुछ हुआ ही नहीं। होगा ही नहीं, क्योंकि आप अभी इस लेवल पे बैठे हो और आपने कभी खुद का हर महीने के बाद एनालिसिस तो किया नहीं। हर महीने आपने कभी ये देखा है कि मैंने टाइम टेबल में टारगेट रखा हुआ था, वो मैं कंप्लीट अगर नहीं कर पाया तो क्यों नहीं कर पाया? क्या मेरे टाइम टेबल में कमी है? क्या मुझे टाइम टेबल दोबारा फॉर्मुलेट करना पड़ेगा? आपको एक डायनामिक टाइम टेबल बनाना है। ये नहीं सोचना कि एक बार मैंने टाइम टेबल बना दिया तो वही मैं फॉलो करूंगा। जब आपने टाइम टेबल बनाया तब आप अपनी एग्जाम प्रेपरेशन के इनिशियल फेज में थे, इतनी मैच्योरिटी नहीं थी उस एग्जाम को लेके। ओवर द टाइम आपको चीजें समझ आती हैं, आपको लगता है कि हाँ इस टाइम टेबल में मैंने ये गलती की है, ये कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट्स का ठीक नहीं है मेरे लिए, तभी मैं फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ, और मैंने जो जो गलतियां की हैं उसको भी मैं देखूं अपने टाइम टेबल के अंदर, फ्लेक्सिबिलिटी मैंने रखी है या नहीं रखी है। सो वो सब चीजें देखनी होंगी। अपना कोई क्लास में आपका टेस्ट हुआ है, टेस्ट सीरीज में आपने कोई टेस्ट दिया है, उसमें अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, तो उनके भी क्वेश्चन एनालाइज करो कि किस टाइप के क्वेश्चन के अंदर मैं गलती कर रहा हूँ, तो उसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। इसी तरह से अगर आप कंटेंट रिटेन नहीं कर पा रहे हो तो ये चेक करो कि आपकी रिवीजन सही हो रही है, पीरियोडिक वे से आप चीजों को रिवाइज कर रहे हो। इसी तरह से आपको बाकी चीजों पे भी काम करना पड़ेगा। सो जब आप आउटपुट को एनालाइज करोगे और देखोगे कहाँ कहाँ कमियां हैं और देखोगे हाँ इनपुट में यहाँ कमी थी, तो एक फीडबैक गया बेसिकली आपके ब्रेन के अंदर, तो अब आप अपने इनपुट के अंदर इंप्रूवमेंट करोगे। तो जब इनपुट में इंप्रूवमेंट करोगे तो जो नेक्स्ट आउटपुट आएगा ओवर द टाइम वो फिर अच्छा आएगा, फिर ये ग्राफ बढ़ेगा, फिर कहीं जाके आपको लगेगा कि नहीं अभी भी बात नहीं बन रही है। तो पहला फीडबैक पहले महीने का यहाँ आ गया, उसके बाद दोबारा फीडबैक लोगे, फिर ये कुछ इंप्रूव करेगा, दूसरे फीडबैक के बाद फिर फर्दर फीडबैक लोगे, फिर इंप्रूव करेगा। तो बेसिकली आपको एक लेवल के बाद ये लगेगा कि हाँ अब मैं एक अच्छे लेवल पे प्रिपेयर कर रहा हूँ। इंप्रूव मुझे फिर भी करना है, बट अब मैं एक सेफ जोन में आ गया हूँ। अब मुझे लग रहा है कि हाँ मेरी प्रिपरेशन ऑन दी ट्रैक है। अब फाइट इस चीज की है कि मुझे बेस्ट टू बेस्ट रैंक कैसे लाना है। यही चीज किसी भी इंडस्ट्री में होती है, जब फीडबैक मिलता है वो इंप्रूव करते हैं। किसी भी इंडस्ट्री के अंदर R&D डिपार्टमेंट होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इनोवेशन की जाती है। वो क्यों की जाती है कि टाइम के साथ चेंज होना पड़ेगा, जो डिमांड है मार्केट की, जो कस्टमर की डिमांड है वो फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही है। फीडबैक लेके तो पता चलेगा। जब फीडबैक मिलेगा तो उसके अकॉर्डिंग चेंजेस किए जाएंगे, नए नए मॉडल इंट्रोड्यूस किए जाएंगे, नई नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की जाएगी, तो वो कंपनी राइज करती चली जाएगी। और अगर मार्केट के अंदर एक अच्छे लेवल पे मेंटेन रखना है खुद को, तो उसके लिए ये चीज़ ज़रूरी है। तो उसके बाद वो फर्दर इंप्रूवमेंट करते चले जाएंगे। यही चीज़ आपकी प्रिपरेशन में है। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट आपकी प्रिपरेशन में मिसिंग है वो यही है कि आप खुद के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हो, अपना पीरियोडिक एनालिसिस नहीं कर रहे हो, खुद को एक फीडबैक नहीं दे रहे हो, जिसकी वजह से आप फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हो, इरिटेटेड फील कर रहे हो, आपके दिमाग में खिचड़ी है, बस आप अपने टीचर्स के सामने, घर वालों के सामने रोना रो रहे हो और खुद भी परेशान हो रहे हो।
0.01% स्टूडेंट्स ही होंगे जो इस तरह से इस स्ट्रेटेजी के थ्रू अपनी प्रिपरेशन करते हैं, तभी वही टॉपर्स बनते हैं। तो दोस्तों, खुद के साथ अकेले में बात करना जरूरी है, एक सेल्फ एनालिसिस करना जरूरी है, तभी आपको अपनी कमियां समझ आएंगी, अपनी दिक्कतें समझ आएंगी। और एक बार जब आपको अपनी कमियां समझ आ गई तो उस पर काम करते हुए आप डेफिनेटली एक टॉपर स्टूडेंट बनोगे। जय हिंद।